हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक और टॉपिक से, इम्पोर्टेंट टॉपिक से है, जिसका नाम है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकिंग, उसका मीनिंग, टाइप एंड फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कमर्शियल बैंक इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक बैंक या फिर वाणिज्य बैंक, दो तरह के इसके नाम है। अब इसको सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, और समझाने से पहले मैं आपको ना पूरा एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, बैंक की स्ट्रक्चर होता क्या है, कि किस तरीके से बैंक का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, मैं पहले एक प्लेन पेपर ले लेता हूँ, 2 सेकंड रुकिए। आई थिंक अब आपको विजिबल हो रहा होगा, ले रहा। देखिए, हम समझते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं बैंक का। देखिए, बैंकिंग जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर हमको मिलता है आरबीआई। आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई के नीचे 2 टाइप के बैंक देखने को मिलते हैं। एक और आता है शेड्यूल बैंक, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुसूचित बैंक। शेड्यूल बैंक जिसे बोला जाता है हिंदी में अनुसूचित बैंक। और दूसरा होता है अनशेड्यूल बैंक, अनशेड्यूल बैंक जिसे बोला जाता है गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, तो अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होते हैं? एक एक्ट है आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत सेकंड शेड्यूल में, मतलब कि द्वितीय अनुसूची में जितने बैंकों का नाम दिया गया है वो सभी के सभी किस में आते हैं? वो सभी के सभी शेड्यूल बैंक में आते हैं। ये मैं अच्छे समझा दूंगा, पहले आप एक बार समझ लीजिए कि पूरा बैंकिंग प्रोसेस होती कैसे है। तो हमें देखने को मिला सबसे ऊपर आरबीआई होता है। आरबीआई के नीचे 2 तरह के बैंकिंग मिलते हैं, एक होता है शेड्यूल बैंक, होता है अनशेड्यूल बैंक, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित जिसे हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, वो कौन से बैंक होते हैं? जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, द्वितीय अनुसूची में आते हैं। जिन भी बैंकों का नाम इन अनुसूची में लिखा गया है वो सभी के सभी क्या है? वो सभी के सभी शेड्यूल बैंक है। अब अनशेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? अनशेड्यूल बैंक वो है जो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी बैंक रजिस्टर्ड है उसमें आरबीआई डायरेक्ट लिंक होता है, मतलब आरबीआई उसको डायरेक्ट क्या करता है? कंट्रोल करता है, आरबीआई के कंट्रोल में डायरेक्ट होता है। लेकिन जो भी बैंक इस शेड्यूल में नहीं है उन्हें हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, गैर अनुसूचित बैंक बोलते हैं। और आरबीआई पहले इनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन अब इसको कंट्रोल करता है, पर लेकिन फिर भी थोड़ा आंशिक रूप में करता है। ठीक है, अब समझिए इन बैंकों को क्या कहा जाता है। ये जो हमारे शेड्यूल बैंक होते हैं इनको ही बोला जाता है कमर्शियल बैंक। क्या बोला जाता है इनको? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में अलग अलग तरह के बैंकिंग हो जाते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक में नॉर्मल बैंकिंग हो जाते हैं, जो हमारे जिसमें हम लोग सभी के सभी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक, ये सारे सारे कमर्शियल बैंक है जिसमें हम अपना पैसा जमा कराते हैं। और इसमें आ जाता है आपका फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक भी आपका इसमें हो जाता है, मतलब कि आपका विदेशी बैंक, और वो सारे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक आपके बैंक हैं जो कौन कौन से हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सारे के सारे बैंक आपके कमर्शियल बैंक में आते हैं। ठीक है, और जो दूसरे बैंक होते हैं, मतलब अनशेड्यूल्ड बैंक होते हैं, उन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक। क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। ठीक है, और दूसरा होता है एग्रीकल्चर बैंक, जिसे हम कृषि बैंक भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 बैंक होते हैं, इनको क्या बोलता है? अनशेड्यूल्ड बैंक में आते हैं ये, मतलब कोऑपरेटिव बैंक में। तो कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ गया आपको, और कमर्शियल बैंक समझ में आ गया। और सबसे ऊपर कौन होता है? आरबीआई सेंट्रल बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम यहां पर आज देख रहे हैं कौन सा बैंक? आज हम देख रहे हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, देखो कमर्शियल बैंक हम आज देखेंगे। और अगर हम यहीं कहीं बात करें तो आरबीआई क्या है? आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। सभी बैंकों का क्या है? आरबीआई बैंक है, मतलब इसे इसलिए सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ठीक है, और एक और चीज, इंडिया में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है जो है आरबीआई। लेकिन अगर हम देखें यूएसए में, आपके यूएसए में टोटल कितने बैंक है? अगर आपसे पूछा जाए तो 12 बैंक्स हैं, 12 सेंट्रल बैंक है। कितने? 12। तो आप याद रखना कि 12 सेंट्रल बैंक कहां पर है? यूएसए में है। ठीक है, हमारे यहाँ पर सिर्फ एक है आरबीआई। और लगभग काफी सारे, मतलब कि लगभग सभी में 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, लेकिन यूएसए में 12 देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया बैंक का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम नॉर्मली बुक में चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे है। ठीक है,
आपको बस एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप आराम से समझ जाएंगे। चलिए, आपको विजिबल हो गई होगी पीडीएफ, विजिबल हो गई। चलिए आगे, अब समझते हैं हम कि कमर्शियल बैंक क्या क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक को देखते हैं। जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं व्यापारिक, इसके नाम के ऐसे ही है व्यापार, ये बैंक लाभ के लिए होते हैं। लाभ मतलब कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक कार्य करता है। बैंक कैसा कार्य करता है, बैंक का उद्देश्य, मेन एम जो होता है वो बैंकिंग कार्य कैसा है, लाभ कमाने के लिए। क्या करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए। और किस तरह से प्रॉफिट गेन करेगा ये, आपका जो पैसा होगा बैंक में जो रखा रहता है, वो बैंक में रखा थोड़ा ना रहता है, वो यूज होता है। कहाँ यूज होता है, वो बैंक इसको ऋण देता है, अलग जगह पर अप्लाई करता है, अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है, जिससे कि क्या बनता है, साख मतलब क्रेडिट बनता है, नया पैसा बनता है। ठीक है, उससे ही आपको ब्याज दिया जाता है। समझ गए बात को। अब देखो, बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण है कमर्शियल बैंक है। और कमर्शियल बैंक को ही क्या बोलते हैं, किस टाइप का बैंक होता है, जो लाभ के उद्देश्य से मतलब कि प्रॉफिट के उद्देश्य से कार्य करता है। इन बैंकों में एक सिद्धांत चलता है, एक सिद्धांत पर ये बना होता है। इस सिद्धांत को बोलते हैं कमर्शियल लॉन्ग थ्योरी। व्यापारिक ऋण सिद्धांत पर ये बैंक का नाम रखा गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ये नकदी मतलब कि अपने पैसे को अल्पकाल के लिए क्या देता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और वहां से वो पैसा कमाता है। सिंपल सी बात है, ये लोगों को क्या देगा, ऋण देगा, लोगों को ऋण देगा, कहीं पर इन्वेस्ट करेगा अल्पकाल के लिए और फिर वहां से क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा और उससे ही हमको ब्याज वगैरह देगा नॉर्मल, और अपने अलग अलग कार्य करेगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो व्यापार के अल्पकाल के लिए ऋण देती है, मतलब कि जो सीधी सी बात है, जो ऋण देती है और मुद्रा का निर्माण करती है, मतलब कि आपका क्रेडिट बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक समझ गए। कमर्शियल बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक वो है जो प्रॉफिट बनाता है। कैसे बनाता है, ऋण देकर मतलब लोन देकर अलग अलग जगह पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और लोन से जो भी क्रेडिट बनता है, साख बनता है, ऋण प्राप्त करता है, उससे वो आपको प्रॉफिट कमाता है। इसको इसलिए व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक आप समझ गए होंगे। अब कमर्शियल बैंक के बारे में भी समझ लेते हैं और चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं जो मैंने समझाई हुई है पीछे। देखो, दो तरह के बैंक दिखते हैं। एक शेड्यूल बैंक, मैंने अभी आपको पीछे पूरा स्ट्रक्चर बताया। शेड्यूल बैंक क्या है, आरबीआई एक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में जितने भी बैंक आएंगे वो सभी के सभी शेड्यूल बैंक कहलाएंगे। और शेड्यूल बैंक में कौन आता है, हमारा कमर्शियल बैंक देखने को हमें मिलता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसमें भी क्या क्या चीज आती है। संचित कोष में देखो क्या कहा गया है कि संचित कोष में, एक तो ये चीज हो गई और दूसरी चीज क्या होगी, संचित कोष में मतलब जो आपका रिजर्व रखा है उसमें 5 लाख के बराबर होने चाहिए। मतलब कि आपकी जो संचित कोष है वो मिलाकर 5 लाख के बराबर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अपनी मांग देता मतलब डिमांड लायबिलिटी एक एव काल देता टाइम लायबिलिटी निश्चित होनी चाहिए। मतलब कि रिजर्व बैंक पर आपको भी रखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, कुछ नियम बनाए गए हैं। तो मेन आपको क्या याद रखना है, मेन रखना है आपको आरबीआई एक्ट। कौन सा एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, ये आपको याद रखना है। सेकंड शेड्यूल याद रखना है, दूसरे अनुसूची। और ये अलग अलग आपके क्या हो गए, एक 5 लाख वाला याद रख लेना और अपनी लायबिलिटीज देख लेना जो कि आरबीआई के पास रहनी चाहिए। और अलग अलग नियम दिए गए हैं, 3 4 5 6 नियम दिए गए हैं। एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़े नियम नहीं है, बस ये है कि कुछ ना कुछ होने चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अनुसूचित बैंक, कमर्शियल बैंक। उसके बाद आता है नॉन शेड्यूल बैंक, आपका गैर अनुसूचित बैंक। तो गैर अनुसूचित बैंक वो है जो उस अनुसूची में, वो जो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में दर्ज नहीं करता, वो सभी के सभी गैर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। अब इन गैर अनुसूचित बैंक में अगर यहाँ पर लिखा हो, वैसे मेरे ख्याल से लिखा होगा, देखिए ये लिखा है कौन कौन से आ जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाता है। ठीक है, और आपका कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा, यहीं कहीं देख लो, दे रखा होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और आपका कृषि बैंक आ जाते हैं किसमें, आपके इसमें गैर अनुसूचित में। ठीक है, तो याद रखना। और गैर अनुसूचित को नए बैंकिंग विधान 1934 के अनुसार अब गैर अनुसूचित पर आरबीआई क्या करने लगी है, नियंत्रण करने लगी है। पहले आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं था और 1949 के जो बैंकिंग विधान है उसके बाद अब आरबीआई इस पर क्या करने लगी है, कंट्रोल करने लगी है। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई है। उसके बाद हम इसके, ये आपको समझ में आ गया कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक में आपको
शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक दोनों समझाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ये लिंक करता है। और आपको कमर्शियल बैंक के बारे में बताना पड़ेगा कि लाभ कमाता है, लाभ कमाने के लिए कार्य करता है, किस तरीके से ऋण देकर अल्पकाल के लिए। और उसके बाद हम आ जाएंगे इसके कार्य पर, मतलब कि उसके फंक्शन पर। फंक्शन में नंबर 1 पे आता है प्रमुख कार्य, जिसे हम प्राइमरी फंक्शन बोल देते हैं। हमने पीछे भी फंक्शन देखे हैं तो इस तरह से होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है, सबसे पहला आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन बनता है वो है जमा स्वीकार करना। हमारे जो बैंक है, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे फिर कोई भी बैंक हो, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो कोई भी बैंक है, सभी के सभी क्या करते हैं, सबसे पहला उसका कार्य होता है, सबसे मेन कार्य होता है कि जमा स्वीकार करे। जमा मतलब कि आपका जो पैसा है उसको स्वीकार करे, जनता का धन को जमा कर सके वो। तो इसमें 2-3 तरह के जमा करता होते हैं। एक होता है चालू निरपेक्ष, मतलब करंट अकाउंट या करंट डिपॉजिट भी बोलते हैं। अब ये चालू खाता या करंट अकाउंट क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कितनी बार ही निकाल सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। अब अगर इसमें लिमिट नहीं होती तो जो बैंक है वो इस पैसे का यूज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये जो पैसा है, इसका पैसे का यूज बैंक नहीं कर सकती। तो ये स्वतंत्र है कि वो पैसे का यूज नहीं करेगी, इस पैसे का कोई भी यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप कभी भी इससे निकाल सकते हो कि बैंक को पता नहीं है, ठीक है। और कुछ चीजें इसमें ब्याज या तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है, या दिया भी जाता है तो कभी कभार मामूली सा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा करंट अकाउंट होता है। दूसरा अकाउंट होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप समझते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी कहते हैं। ये 3 साल के लिए, 3 माह के लिए, 5 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप क्या करते हैं, अपने पैसे को फिक्स कराकर छोड़ देते हैं। और एक समय बाद, जैसे 3 से 5 वर्ष के बीच में जितना भी आप फिक्स कराया, 1 साल के लिए कराया फिक्स तो 1 साल के बाद, और अगर 2 साल के लिए फिक्स कराया तो 2 साल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप पैसा निकाल सकते हैं, बीच में आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। इसमें जो ब्याज दर मिलती है आपको बहुत ही ऊंची मिलती है, मतलब कि आप बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हो, बैंक को पता है कि आप 2 साल तक पैसा नहीं निकालोगे, तो अगर 2 साल तक पैसा नहीं निकालोगे तो बैंक उस 2 साल तक वो पैसा कहीं भी लगा सकती है। इस वजह से आपको ब्याज दरें कैसी मिलती है, बहुत ही ऊंची मिलती है, बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट जिस हम सभी का लगभग सेविंग अकाउंट ही होता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, लोग बात छोटी छोटी बचतें, मतलब कि छोटी छोटी जो बचत होती है अपनी भविष्य के लिए जमा करती है। हम सभी जितना पैसा हमारा बचता है वो सारा बैंक में जमा कर देते हैं। ये नॉर्मल अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, आपको एक निश्चित सप्ताह के लिए आपको ब्याज मिलता है, ठीक है, मतलब आप जो रकम कर उसके लिए ब्याज दिया जाता है। एक लिमिट तक ही आप पैसा निकलवा सकते हो, विड्रॉल जो कर सकते हो आप अपना पैसा, वो एक लिमिट तक ही करा सकते हो। ऐसे नहीं कि आज भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर दी। आपने अगर देखा हो, क्योंकि आजकल सभी के सभी क्या यूज़ करते हैं, एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, तो आप देखते होंगे कि कई बार यूपीआई में हम बहुत सारा एक महीने में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो बैंक वाले हमको, जब आप एंट्री करवाने जाते होंगे तो बैंक वाले कहते होंगे आप इसको करंट में कन्वर्ट करा दें, वरना आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो जुर्माना क्यों लगता है, क्योंकि ये जो आपका सेविंग अकाउंट है इसमें आप लिमिट में ही पैसा निकाल सकते हो। एक लिमिट होती है, ठीक है, एक महीने में इतनी ही ट्रांजैक्शन की जा सकती है, इतना ही विड्रॉ किया जा सकता है, इतना ही क्रेडिट किया जा सकता है। ये क्या होता है, लिमिट होती है, तो इसको सेविंग अकाउंट कहा जाता है। एक फिक्स इसमें ब्याज मिलता है आपको। तीसरा होता है गृह बचत खाता, जिसे हम बोलते हैं होम सेविंग अकाउंट। होम सेविंग अकाउंट क्या होता है, होम सेविंग अकाउंट होता है कि जो बैंक वाले होते हैं वो आपके घर में ही एक गुल्लक रख देते हैं, ठीक है। बचपन में करते थे ना, घर वाले लाते थे गुल्लक, उसमें पैसे डाल देते थे। तो आपके घर में एक गुल्लक रख दी जाएगी, बैंक वाला आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपके जो गुल्लक होगी उसमें पैसा रखकर बंद कर देगा, और बैंक वाले के पास ही चाबी रहेगी, आप लोगों के पास वो चाबी नहीं रहेगी। तो ये होता है आपका होम सेविंग अकाउंट। जब आपको चाहिए तो आप जाकर बैंक वाले को होगे, वो आके उस गुल्लक में से, उस तिजोरी में से वो पैसा निकाल कर आपको दे देगा। ये एक तरीके से वही जो हम बचपन में एक पिगी बैंक रखते थे उसी टाइप का होता था, ठीक है। ये आपका पहला कार्य था। दूसरा कार्य होता है ऋण प्रदान करना। दूसरा मेन कार्य है ऋण प्रदान करना, और ऋण प्रदान करने के अलावा अगर ऋण प्रदान नहीं करेगा बैंक तो वो फायदा नहीं कमा पाएगा। तो ऋण प्रदान कर सकता है, आपको कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है, नकद साख दे सकता है, मतलब आपको सीधा कैश दे सकता है, ठीक है। आपको ओवरड्राफ्ट दे सकता है। ओवरड्राफ्ट किस टाइप का, ओवरड्राफ्ट टाइप का कि आपके खाते में सिर्फ 20,000 रुपये है, खाते में कितने 20,000 रुपये, और आपको वो जो चेक देगा वो कितने का दे देगा, 22,000 रुपये का दे देगा। इसमें 2,000 रुपये ओवरड्राफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि 2,000 रुपये आपके पास है नहीं, आपने दे दिया,
2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए बैंक से चेक में, और आप उसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और आप कुछ समय बाद, 1 महीने के बाद उस पैसे को, क्या 1 महीने या जितना भी समय उसमें दिया गया है उतने समय के अंदर अंदर आपको पैसा बैंक में दोबारा जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप जमा नहीं कराते तो उसी हिसाब से उस आप पर क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ये हो जाता है ओवरड्राफ्ट। तीसरा आ जाता है आपका ऋण तथा अग्रिम, मतलब कि लोन तथा एडवांस। ये वही चीज़ है जो ऊपर है, उसी टाइप का चीज़ होता है कि मतलब कि आपने अपने बैंक के अंदर ही एक अकाउंट बना लिया जिसके अंदर आपने लोन लेके रख लिया, मतलब कि आपने लोन ले लिया है वो बैंक में ही रखा है, बस एक तरीके से बैंक के अंदर ही है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से आप यूज़ करो या ना करो, पर उसमें आपको जो ऋण होगा आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कि पहले ही दिन से, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो, हाँ, तुरंत बाद ही ब्याज आरंभ हो जाता है। मतलब कि आप जैसे ऋण का स्वीकृत कर देते हो तुरंत बाद ही ब्याज आरंभ हो जाएगा, चाहे ऋणी ने बैंक द्वारा उस खाते में कुल ऋण को कोई भाग निकाला। मतलब कि एक तरीके से देखिए, ये मेरा अकाउंट मैंने इकट्ठा कर लिया, अकाउंट बना लिया, और इसमें मैंने क्या करा, बैंक से एक ऋण लिया जो कि मान लीजिए 2 लाख रुपए का है। ठीक है, 2 लाख का मैंने बैंक में एक अकाउंट बना के उसमें ऋण ले लिया। अब उस 2 लाख पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा जो मुझे देना पड़ेगा। अब ब्याज लगना स्टार्ट हो गया, अब मैं उसमें से, बैंक के पास रखा है 2 लाख रुपए, अब मैं उसमें से पैसे निकालूं या ना निकालूं उस पर ब्याज लगता ही रहेगा। ठीक है, ऐसी आपका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां आप समझते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है बैंक। ठीक है, पैसे कमाने के लिए। और क्या क्या होते हैं, और आपके विनिमय पत्रों की कटौती करना, मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, आपके बिलों का भी भुगतान करता है। उसमें आपको जब बिलों का भुगतान करता है, आपने देखा है ना, जब आप किसी भी यूपीआई से, कुछ यूपीआई में ज़्यादा चलता है जैसे कि गूगल पे वगैरह हो गया, गूगल पे से आप क्या करते हो, आप एक रिचार्ज कराया आपने, तो रिचार्ज करने के बाद वो बैंक का ना एक छोटा सा क्रेडिट लेता है, 2 रुपये बैंक की तरफ से कटते हैं या यूपीआई की तरफ से। तो इस तरह से ना बिल एक्सचेंज करने पर, मतलब बिल पेमेंट करने पर कुछ ना कुछ चार्ज ले लेता है, वो अपने बैंक के अकाउंट की तरफ से होता है। ठीक है, नेट बैंकिंग में ज़्यादा होता है, अगर आप नेट बैंकिंग करते हो तो उसमें आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। साख निर्माण भाई मेन कार्य है बैंक का, अगर ये कार्य होगा ही नहीं तो फिर बैंक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वही है, बैंक को क्या करना है, क्रेडिट का क्रिएशन करना है, पैसा बनाना है। और पैसा कैसे बनाएगा, वो यही कर कर, जो सारा सारा ऊपर दिया गया है यही सब कुछ कर कर वो अपना पैसा कमाएगा ऋण वगैरह देकर। दूसरा कार्य शुरू जाते हैं जिसे बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन, गौण कार्य जिन्हें बोला जाता है, ये स्टार्ट हो जाते हैं। गौण कार्य में पहला ही कार्य मिलता है एजेंसी संबंधित सेवाएं। एजेंसी फंक्शन मतलब कि एक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अब देखो उसमें क्या क्या हो सकता है, साख पत्रों का भुगतान करना, आपके लिए साख पत्र मतलब कि आपके लिए पेमेंट करना। ठीक है, पेमेंट को कलेक्शन करना या इन्वेस्टमेंट करना, वही सारा कुछ आपका, आपके बिलों को, चेकों को, हर चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना, और उसमें वो कमीशन लेगा। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से एजेंसी, एक व्यक्ति जो बैठा रहता है बैंक में कोने में और कहता है कि कुछ काम कराना है तो बताओ, तो उसे हम काम देते हैं, तो बस वो काम करा देता है जल्दी, लेकिन उसका क्या लेता है, उसका वसूली लेता है। तो इसी तरीके से ये बैंक का ये कार्य होता है। दूसरा बैंक का कार्य होता है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, मतलब कि आपके जितने भी कस्टमर है उसकी तरफ से क्या करना, उसके भी यहाँ पे पेमेंट करना। सिंपल सा है, आपके बिल को पे करेगा किसी भी तरह का, वो सारी चीजें। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ पेमेंट, आपके पेमेंट का कलेक्शन करना। मतलब कि बैंक को, अगर आपको हो, आपका बहुत बड़ा अगर बिजनेस है तो बैंक को आप पेमेंट का कलेक्शन वगैरह संभालने को दे सकते हो, तो वो बैंक आपका हर चीज को संभालेगा और उस पर क्या लेगा, उस पर कमीशन लेगा ही लेगा। क्या लेगा, कमीशन लेगा उस, और साख का निर्माण करेगा। सिंपल सी बात ये है। उसके बाद सेल को परचेज करना, सिक्योरिटी मतलब कि आपकी प्रतिभूतियां उनको सेल करना, परचेज करना, क्रय करना, विक्रय करना, ये सारी चीजें। धन का हस्तांतरण, धन का हस्तांतरण मतलब कि धन को इधर से उधर भेजना, ये सारी चीजें। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है सामान्य उपयोगिता के कार्य, मतलब कि फंक्शन ऑफ द जनरल यूटिलिटी। अब फंक्शन ऑफ द जनरल यूटिलिटी में क्या आ जाता है, जैसे कि लॉकर दिया जाता है, आपकी ट्रैवलिंग के लिए पैसा दिया जाता है, लॉकर भी मिलता है बैंक में एक। ठीक है, मैं थोड़ा इस तरह यहाँ से समझा देता हूँ। एक तो बहुमूल्य धातु की रक्षा, बहुमूल्य धातु की रक्षा के लिए आपको लॉकर दे दिया जाता है। ठीक है, ये वही चीज है। और क्या मिलता है आपको, फैसिलिटी मिलती है लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब ट्रैवलिंग के लिए आपको, मतलब बैंक कहते हैं ना, कई बार फोन आता है कि बैंक ने एक ऐसा स्कीम निकाली, आप घूमने जाओगे तो उसके लिए आपको एक इतने दिन की मतलब सुविधा मिलेगी, ये वो इस तरह की सुविधाएं भी देता है, जिसमें आप, वो सिंपल सा है, वो उसका क्या लेता है, थोड़ा थोड़ा क्रेडिट बनाता है वहां से वो। ठीक है, हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, आपके
वस्तुओं को इधर से उधर पहुंचाने में भी सहायक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी सहायक होता है। और क्या चीज़ें, आपके आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए इसका भी, ये सारी चीज़ें लोन को विड्रॉ करने के लिए, ये सारा कुछ आपका देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को संभालने के लिए, विदेशी विनिमय का व्यवस्था करने के लिए बैंक के सारे कार्य होते हैं। अब यहाँ तक सारे बैंक के कार्य खत्म हो गए। बैंक के कार्य कौन कौन से थे? एक तो थे प्राइमरी फंक्शन और दूसरा था आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में मेन फंक्शन मैंने शुरुआत में बता दिया और आगे के नॉर्मल से हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहां तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बैंक का, कमर्शियल बैंक का। उसके बाद कमर्शियल बैंक का एक और चीज होती है, कमर्शियल बैंक के कुछ रोल हैं जो कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, मतलब कि आर्थिक विकास के लिए भी योगदान होता है। कौन सा योगदान है? 2 सेकंड में जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला है पूंजी उत्पादकता में वृद्धि, मतलब इंक्रीज इन कैपिटल प्रोडक्टिविटी। भाई पूंजी जो है आपकी, उसकी उत्पादकता में वृद्धि करता है बैंक। सिंपल सी बात है, ये पैसे बना रहा है ना, तो पैसे बना रहा है तो वृद्धि तो हो ही रही है, तो वो किसके लिए? देश की आर्थिक की तरक्की है। ठीक है, दूसरी क्या आपकी? मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा, हेल्प इन ट्रांसफरिंग मनी, मतलब कि आपके मनी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अगर बैंक ना होता तो आप ऐसे मनी को ट्रांसफर नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें जैसे विनियोग या अर्थ, इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, ये सब इस बैंक का काम है ही। पूंजी निर्माण करना, पूंजी निर्माण हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो ही रहा है, तो ये अलग अलग इसमें दे गए हैं। रोजगार के में वृद्धि करना, भाई इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, भुगतान की सुविधा देना, इलास्टिक ऑफ मॉनेटरी सिस्टम बनाना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डेवलप करना है, और संरक्षित सेवाएं प्रदान करना, सरकार की हेल्प करना, ये सर्विस ऑफ कस्टमर को सेवाएं देना, ये सारे क्या है? ये सारे कार्य है, और जिससे क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आपके सारे पूरा कमर्शियल बैंक था। मैंने जल्दी में समझा दिया है, बहुत ही आराम से समझाया कि इतना कोई इशू होगा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ बहुत ज़्यादा कि क्या है। है, तो आप लोग समझ जाएंगे, सिंपल है, आराम से। कमर्शियल बैंक हो गया। इसी तरीके से जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है, मतलब कि सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन भी ये बनता है कि सेंट्रल बैंक क्या है और सेंट्रल बैंक के क्या कार्य हैं। देखो, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अंडर आता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है। यहाँ पे थोड़ा सा ही बता दूं मैं, सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों को नियंत्रित करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के भी कुछ ऐसी कार्य हैं, सभी बैंकों को नियंत्रित करना है, सभी बैंकों का कार्यभार संभालना है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, ये मैं सेंट्रल बैंक के कार्य बता रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट में सेंट्रल बैंक के भी बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये सेंट्रल बैंक का भी ऐसे ही है जैसे ये है, और इसी तरीके सेंट्रल बैंक है, बस सेंट्रल बैंक के जो कार्य हो जाएंगे वो थोड़े से कमर्शियल बैंक से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो सभी के सभी को एक साथ देखता है। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सेंट्रल बैंक देख लेंगे। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।